हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे लय में कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल अभी देखिए एक बीएसएफ मतलब कांस्टेबल की फिजिकल होने जा रही है, तो उसका भी पेपर होगा, तो उसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका भागीरथी नदी, ऑप्शन भी दिया है महानदी, ऑप्शन सी दिया है नर्मदा नदी और ऑप्शन डी दिया है हुगली नदी। हम फरक्का बांध परियोजना की बात करें, इसकी फरक्का बांध परियोजना की, ये किस नदी पर है, तो यह है आपकी हुगली नदी पर। कहाँ पर? हुगली नदी पर। हुगली नदी ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, और हम भागीरथी नदी की बात करें तो इस पर कौन सा बांध है, तो इस पर है आपका टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। किस नदी पे है? ये आपके भागीरथी नदी पे टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? ये आपके भागीरथी नदी पर। और महानदी पे कौन सा बांध है, तो यहाँ पर है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? ये आपके महानदी पर। ठीक, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो इसमें है आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपके किस पर है? नर्मदा नदी पर। भागीरथी पर टिहरी बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध है और नर्मदा नदी पर बात करें तो यहाँ पर है सरदार सरोवर बांध। हुगली नदी की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? फरक्का बांध। ठीक, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव मिल्खा सिंह। कौन? जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए दिया आपका गोल्फ, ऑप्शन बी दिया है एथलेटिक्स, ऑप्शन सी दिया है कुश्ती और ऑप्शन डी दिया है निशानेबाजी। इसकी बात कर रहा है जीव मिल्खा सिंह की। यहाँ मिल्खा सिंह सिर्फ मिल्खा सिंह होता है, क्या होते हैं? एथलेटिक्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दिया है जीव मिल्खा सिंह, तो ये किससे संबंधित है? ये आपके गोल्फ से संबंधित है, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर से हम एथलेटिक्स की बात करें तो इनसे कौन कौन संबंधित है? इसमें है आपके उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट की बात करते हैं, किससे संबंधित है? ये आपके एथलेटिक्स संबंधित है। किससे? एथलेटिक्स से। ठीक, और एक आपको ऐसे हिमा दास, ये भी किससे संबंधित है? ये भी है आपकी एथलेटिक्स से। एक है आपके तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर पाल सिंह, ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन कौन है? उसेन बोल्ट, हिमा दास, तेजिंदर पाल सिंह। अगर से हम कुश्ती की बात करें, कुश्ती से कौन कौन संबंधित है? कुश्ती से हो गई आपके, एक होगी आपकी गीता फोगाट, एक है आपके साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया, मतलब कई सारे हैं। तो किससे हैं? कुश्ती से। गीता फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया। अगर सब निशानेबाजी की बात करें, निशानेबाजी से कौन संबंधित है? यहाँ हमारे आपके अवनी लेखरा का संबंध किससे है? यह है निशानेबाजी से। और कौन है? और है आपके अभिनव बिंद्रा का संबंध पूछे किससे है? तो ये भी आपके निशानेबाजी से। और कौन है निशानेबाजी से? और है आपके सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? ये भी है आपके निशानेबाजी। ठीक, जीव मिल्खा का संबंध पूछा था, जो कि गोल्फ से हैं। और
एथलेटिक्स की बात करें तो हुसैन बोल्ट हो गए आपके, हिमा दास हो गए, तेजिंदर पाल सिंह हो गए। कुश्ती की बात करें तो गीता फोगाट हो गई, साक्षी मलिक हो गई। ठीक, निशानेबाजी से बात करें तो अवनी लेखरा, अभिनव बिंद्रा, सौरभ चौधरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। निम्नलिखित में से तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। इसके पहले हमें 6 भाषाओं को मतलब 6 भाषाएं कौन कौन सी इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है 6 भाषाएं उसे देख लेते हैं। एक भाषा है हमारी, एक है जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी है, कौन सी अंग्रेजी है और फ्रेंच है। ये 2 भाषाएं आपकी कार्यकारी भाषा हैं। इन 2 भाषाओं से मतलब वहाँ के कार्य किए जाते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा, ये कार्यकारी भाषा है। इसके बाद 4 और भाषा हैं, कौन कौन से हैं। एक है आपका चीनी, चीनी है, अरबी है, चीनी अरबी और एक है आपका रूसी, और एक है कौन सा स्पेनिश, स्पेनिश। चीनी अरबी रूसी स्पेनिश और अंग्रेजी फ्रेंच, ये आपके 6 भाषा। 6 भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रेंच जो हैं ये आपके वहाँ की कार्यकारी भाषा हैं। ठीक है, कार्यकारी भाषा हैं। पूछा था इसमें आधिकारिक भाषा कौन है। यहाँ पर दिया है हिंदी दिया है, जापानी दिया है, चीनी दिया है, उर्दू। कौन सा है आपका चीनी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन दिया आपका जयपुर, ऑप्शन बी दिया है इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया है जौनपुर और ऑप्शन डी दिया है अजमेर। क्या अजमेर। पूछा क्या है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये आपके अजमेर में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसकी बात कर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। कौन से मतलब पुरस्कार, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की बात रहा। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिया आपका गोरा, ऑप्शन बी दिया है गीतांजलि, ऑप्शन सी दिया है गीत वितान और ऑप्शन डी दिया संचयिता। तो किस पुस्तक के लिए दिया गया था, दिया गया था आपका गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। अगर पूछे पुस्तक कब लिखी गई थी, लिखी गई थी 1910 में। ठीक है, और लेकिन नोबेल इन्हें कब मिला, 1913 में। कब, 1913 में इन्हें इस पुस्तक के लिए नोबेल दिया गया था। ठीक, और ये एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था, मतलब एशिया में, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, और अगर पूछो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपको 1901 से। कब, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किसके नाम पे दी जाती है आपके अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 2 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया 18 दिसंबर और ऑप्शन डी दिया है 19 दिसंबर। क्या पूछा, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर। कब, 2 दिसंबर को। अगर से 10 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया था, यहाँ पर मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, आपका मनाया था 10 दिसंबर को। कौन सा दिवस, मानवाधिकार दिवस। 18 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर है आपका अल्पसंख्यक दिवस। कौन सा, अल्पसंख्यक दिवस। अल्पसंख्यक दिवस ये कब मनाया था आपका 18 दिसंबर को। और 19 दिसंबर की बात करें, 19 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं, यहाँ पर मनाया था आपका गोवा मुक्ति दिवस।
गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर के। अगर से हम पूछे गणित दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? गणित दिवस, गणित दिवस। और एक है आपका किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है? फिर आपका सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। अगर हम गणित दिवस की बात करते कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका गणित दिवस। किसान दिवस की बात करते हैं, हम मनाया जाता है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस। और सुशासन दिवस की बात करते हैं, हम मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर को गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका को किस जलडमरू मध्य द्वारा जोड़ा जाता है? भारत और श्रीलंका को किस जलडमरू द्वारा मध्य द्वारा जोड़ा जाता है, या जो विभाजित किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है या जोड़ा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी दिया है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, और ऑप्शन सी दिया है पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किस जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया था? विभाजित किया था पाक जलडमरू मध्य द्वारा। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती? किसके साथ? नेपाल की सीमा के साथ। यानी मतलब पहले तो ये तो पता नहीं नेपाल की सीमा के साथ कितने मतलब राज्य लगते हैं, ये भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य लगते हैं नेपाल की सीमा के साथ? ये लगते हैं आपके 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तराखंड, एक है यूपी, फिर लगता है बिहार, उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, और फिर कौन सा है? यह है आपका सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, किसके साथ? नेपाल के साथ। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और सिक्किम। ये 5 राज्य आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन पूछा था कि नेपाल की सीमा के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? आपका झारखंड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका कावेरी नदी, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, और ऑप्शन डी दिया है नर्मदा नदी। तो माजुली द्वीप की बात करते हैं, किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश का नाम चट्टोपाध्याय था, मतलब किसका नाम चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन ए दिया आपका श्री अरविंदो, ऑप्शन बी दिया स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन सी दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो किसका नाम चट्टोपाध्याय था? तो यह था आपके रामकृष्ण परमहंस का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम क्या था? चट्टोपाध्याय था। क्या था? चट्टोपाध्याय। ठीक, अगर सर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने
1893 में, जो कि शिकागो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। किसमें? शिकागो सम्मेलन में। शिकागो 1893 के शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। और क्या कहते हैं इन्होंने 1897 में, किसमें? 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की थी, बेलूर मठ की। और 1897 में ही इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था, रामकृष्ण मिशन चलाया था। रामकृष्ण मिशन कब चलाया था? 1897 में। अगर से हम इनके कुछ बुक हैं, किसके? स्वामी विवेकानंद के। इनके बुक के बारे में बात करें, इनके बुक है आपके कर्मयोग, राजयोग, कल्पतरु, ये इनके क्या है? कुछ पुस्तकें हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? क्या है रुपया का प्रतीक? ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था? ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका 2008, ऑप्शन बी दिया है 2012, ऑप्शन सी दिया है 2011 और ऑप्शन डी दिया है 2010। तो किस वर्ष अपनाया था? इन्होंने अपनाया था 2010 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक मतलब प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें लगभग कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? इसमें प्रतियोगी थे, इसमें लगभग 3000 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया था। भारत सरकार द्वारा इसके लिए मतलब इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 3000 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। ठीक, और अगर से पूछे मतलब रुपया शब्द का मतलब इन्होंने चिन्ह किसने दिया? रुपया शब्द का चिन्ह किसने दिया? तो वहाँ तो हुआ था एक यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसकी? यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें उदय कुमार, कौन? उदय कुमार, जिसमें उदय कुमार ने मतलब रुपया यानी इनके द्वारा जो निर्मित मतलब चिन्ह था उसी को मान्यता मिला था। यानी रुपया चिन्ह का मतलब किसने दिया था? ये थे आपके उदय कुमार। ठीक, अब पूछा है कि किस वर्ष अपनाया गया था इस चिन्ह को? तो ये अपनाया गया था 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन से उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित नहीं है या सुमेलित हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन से उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित हैं? ऑप्शन दिया आपका लावड़ी, क्या मतलब लावड़ी दिया है केरल का है, डांडिया उत्तर प्रदेश, गौर छत्तीसगढ़, घूमर गुजरात। इसमें कौन सा सही है? लावड़ी की बात करते कहाँ का है? ये आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और डांडिया की बात करें इसका दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन है कहाँ का? ये गलत दिया है, ये आपके गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। ठीक, गौर छत्तीसगढ़, यानी गौर कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। यही विकल्प है जो कि सही दिया है। और घूमर की बात करें ये कहाँ का है? दिया है गुजरात, लेकिन है कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। अगर सब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का क्या है? एक लावड़ी दिया है और एक और आपका यहाँ का तमाशा। ये कहाँ का है? ये आपके महाराष्ट्र का। ठीक है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर डांडिया दिया हुआ है, एक है आपका यहाँ का गरबा। कौन सा? गरबा, डांडिया दिया है, और एक है टिप्पानी। टिप्पानी सब कहाँ के? ये सब गुजरात के हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। लेकिन जब पूछे डंडा, डंडा कहाँ का है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित हैं? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित हैं? ऑप्शन है दिया आपका मिश्रित, ऑप्शन भी दिया है जटिल,
ऑप्शन सी दिया है अंतर और ऑप्शन डी दिया है साधारण। तो किस फसल प्रणाली से संबंधित है? संबंधित है मिश्रित फसल प्रणाली से। किससे? मिश्रित फसल प्रणाली से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। मतलब किस देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है? इसके साथ नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है? किस देवी की प्रतिमा दी जाती है? यहाँ पर दी जाती है सरस्वती की। और अगर नगद पुरस्कार की बात करें तो इसमें कितना है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना? 11 लाख रुपए प्लस सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। ठीक। अगर पूछे ये कितने भाषाओं में मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो दिया जाता है टोटल 22, जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा उल्लेखित हैं वो, और प्लस इंग्लिश में, इसमें इंग्लिश में टोटल कितनी भाषा में? यानी टोटल ये 23 भाषा में दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में? टोटल 23 भाषा में दी जाती है। ठीक। और अगर से इंग्लिश में पाने वाले मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? एकमात्र व्यक्ति हैं। ये कौन है? यहाँ आपके अमिताभ घोष। अमिताभ घोष हैं जिन्हें इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अमिताभ घोष, इन्हें किस में मिला है? इन्हें इंग्लिश में पुरस्कार मिला है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? ऑप्शन ए दिया आपका पारादीप, ऑप्शन बी दिया इंदौर, ऑप्शन सी दिया है कांडला, और ऑप्शन डी कट गया है। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी लिख लीजिए आपका मारमुगाओ। मारमुगाओ, ऑप्शन डी रख लीजिए मारमुगाओ। ठीक है। अगर हम पारादीप की बात करें, पारादीप कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कौन सा है? पारादीप। इंदौर की बात करते हैं आपका तमिलनाडु में, और कांडला कहाँ है? आपके गुजरात में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और मारमुगाओ की बात करते हैं कहाँ का है? ये गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? उसके लिए हमें 4 आयोजन पते होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला लगता है, यानी वो 4 जगह कौन कौन से हैं। ठीक है। तो 4 जगह कौन कौन से हैं? इसमें एक आपका उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। और एक है आपका हरिद्वार। एक है आपका प्रयागराज। और एक कौन सा है? एक है आपका नासिक। ये आपके 4 शहर हैं जहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं। पूछा है कौन सा एक नहीं है, तो उसमें कौन सा एक नहीं है? वाराणसी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे उज्जैन, मतलब उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है, तो यहाँ पर लगता है आपके क्षिप्रा नदी के किनारे। कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी पर लगता है? तो लगता है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। हरिद्वार की बात करते हैं यहाँ पर होता है गंगा नदी के किनारे। और प्रयागराज की बात करते हैं यहाँ पर होता है संगम, जो कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम है, उसी के तट पर प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। संगम लिख दीजिए। संगम, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। और नासिक की बात करें, नासिक में कौन सी नदी पर लगता है? तो यहाँ पर है गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंभीरा थाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा थाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया पंजाब, और ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। तो गंभीरा थाली और यात्रा की बात करते हैं किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। और यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ की कौन सा प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यहाँ पर आपका चरकुला। कौन सा? चरकुला। कौन सा है? यहाँ पे आपका चरकुला।
चरकुला है, और एक क्या है, एक है आपका ख्याल। चरकुला ख्याल, ये कहाँ के है, उत्तर प्रदेश के। पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर आपका जूली, जूली है। एक है आपका लूडी, जूली, लूडी और गिद्धा, गिद्धा, ये कहाँ का, ये पंजाब के हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे है कुरुवन जी, कुरुवन, कुरुवन जी, कुरुवन जी, और एक है कुम्मी। ये कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये आपके तमिलनाडु के। पश्चिम बंगाल की गंभीरा, थाली और जात्रा, उत्तर प्रदेश की चरकुला और ख्याल, पंजाब की बात करें जूली, लूडी और गिद्धा, तमिलनाडु की कुरुवन जी और कुम्मी, कुरुवन जी और कुम्मी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तारे का रंग, या तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया आपका तारे का तापमान, ऑप्शन बी दिया तारे का आकार, ऑप्शन सी दिया तारे का द्रव्यमान, और ऑप्शन डी दिया तारे की स्थिति। तो तारे का रंग को, मतलब तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित करता है तारे का तापमान को प्रदर्शित करता है। क्या, तारे का तापमान को प्रदर्शित करता है। अगर से पूछे इसके तापमान के बारे में, अगर से उच्च तापमान होगा, उच्च ताप होगा, तब कैसा रंग दिखेगा, तब यह दिखेगा नीले रंग का, नीले रंग का। अगर से निम्न तापमान होगा तारे का, तब तारा किस रंग का दिखेगा, ये दिखेगा लाल रंग का, किस रंग का, लाल रंग का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदनों को बुलाने का शक्ति किसके पास निहित है, किसके पास निहित है। यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आपका निहित है। क्या, निहित है, किसके पास निहित है, यानी संयुक्त बैठक बुलाने का शक्ति किसके पास निहित है। ऑप्शन ए दिया आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी दिया है मुख्य न्यायाधीश। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। अगर से इसमें पूछे कौन भाग नहीं लेता है, तो इसमें भाग कौन नहीं लेता है, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, जो है वो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो उपराष्ट्रपति किसमें भाग नहीं लेते हैं, संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, राष्ट्रपति के पास मतलब शक्ति है संयुक्त बैठक बुलाने की। अगर पूछे संयुक्त बैठक को किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक को बुलाया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर पूछे अगर से लोकसभा अध्यक्ष न हो, तब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेंगे यहाँ पर, लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। कौन, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष न हो तो कौन अध्यक्षता करेंगे, कौन, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर से लोकसभा उपाध्यक्ष भी न हो, तब ये मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो यहाँ पर करेंगे कौन, राज्यसभा के, राज्यसभा के क्या, उपसभापति या सभापति। तो राज्यसभा के कौन करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति। क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति मतलब इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो कौन करता है, उपसभापति करते हैं। ठीक, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, राष्ट्रपति, जो कि इनके पास शक्ति है संयुक्त बैठक बुलाने के। संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 में बताया गया है। ठीक, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि काली नदी और काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया तेलंगाना, और ऑप्शन डी दिया है असम। क्या, असम। काली टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। ये किस नदी पर है, ये आपके काली नदी पर है। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। कौन से राज्य में है ये, कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका भद्रा टाइगर रिजर्व। कौन सा, भद्रा टाइगर रिजर्व। एक है आपका नागर होल टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ पर है, ये सब आपके
कर्नाटक में है। एक है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये भी आपके कर्नाटक में है। अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कौन सा है? एक है आपका कंबल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ का है? ये आपका तेलंगाना का है। और एक है अमराबाद, अमराबाद, कंबल और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तेलंगाना में है। और असम की बात करें तो असम में एक है आपका मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ के हैं? ये सब है आपके असम के टाइगर रिजर्व। अगर से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में है कि पक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपके अगले सेशन में, जो कि मतलब आपको अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, इससे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपको एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ हरदम मिलते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना लिए, तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।